आज की सबसे धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज। ट्रंप से मुलाकात के पहले राष्ट्रपति पुतिन का पीएम मोदी को फोन। पीएम मोदी और पुतिन में यूक्रेन युद्ध पर लंबी बातचीत। पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात के बारे में बताया। पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यानी कि ट्रंप से मुलाकात से पहले राष्ट्रपति पुतिन का पीएम मोदी को फोन आया है, वो भी अजीत डोभाल से मुलाकात के ठीक एक दिन के अंदर। यानी एनएसए से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को फोन किया है। पीएम मोदी और पुतिन में यूक्रेन युद्ध पर लंबी बातचीत हुई है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात में बारे में बताया है। पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत का दृढ़ रुख को दोहराया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप के टैरिफ वाले तनाव के बीच पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत अहम। भारत रूस ने रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने पुतिन को वर्ष के अंत में भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन को दिल्ली आने का न्योता दिया गया है। यानी कि एक इनविटेशन है कि पुतिन दिल्ली आए। इंटरेस्टिंगली, तब तक क्या कुछ हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अब क्या हो रहा है ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आप हमारी इस ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज से इतना जरूर समझ गए होंगे कि आज हमारा फोकस किस गंभीर विषय पर है। ट्रंप ने टैरिफ युद्ध छेड़ रखा है। ट्रंप की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध में शांति कोसों दूर दिख रही है। रूस और भारत दोनों पुराने और मजबूत साझेदार हैं। दोनों ही अमेरिका को अपने अपने मोर्चे पर चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में जब कहा जा रहा है कि पुतिन ट्रंप से मिलने वाले हैं, तो उन्होंने इस मुलाकात के पहले सबसे परम मित्र देश जो है भारत से हर पहलू पर बात करना जरूरी समझा है, वो भी सबसे पहले। आप इसमें भारत और रूस की अहमियत को समझ सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुतिन का फोकस कहां पर है। वैसे भी बात जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात की हो रही है, तो अब इस मीटिंग में होने की संभावना भी 50-50 नजर आ रही है। जानकार इसके लिए मिस्टर प्रेसिडेंट कम मिस्टर मुसीबत को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप ने पुतिन से भी डबल क्रॉस कर दिया है। क्या है पुतिन से ट्रंप का यह डबल क्रॉस, आपको हम बताएंगे। पहले यह जान लेते हैं कि ट्रंप को हमने मिस्टर मुसीबत क्यों कहा। मिस्टर मुसीबत पर फिक्र का एक्सरे क्या कहता है। सब जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में तनाव का कारण अमेरिका ही है और बाइडेन के बाद इस युद्ध की आग में घी डालने का काम अब प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ने इस समय कई देशों से टैरिफ युद्ध भी एक साथ छेड़ दिया है। भारत हो, ब्राजील हो, अमेरिका के दूसरे पुराने मित्र देश ही क्यों ना हो, ट्रंप सभी पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर बिना मतलब का टकराव बोल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि टैरिफ के चक्कर में वो सिर्फ मित्र देशों का नुकसान कर रहे हो। टैरिफ किंग बनने की चाहत में वो अपने देश अमेरिका को भी आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं। अमेरिका की कई कार कंपनियों को भारी नुकसान में ले आए हैं। ये खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इस सब के बीच में असली मुद्दे पर आते हैं। ट्रंप पुतिन की मुलाकात की बात करते हैं, जिस पर कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। पिछले 48 घंटे से चर्चा है कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप पहली बार पुतिन से मिलने के लिए उतावले। ये मीटिंग बहुत जल्द होने वाली है। यह भी कहा गया है कि क्रेमलिन ने ट्रंप से पुतिन की संभावित मुलाकात पर हामी भी भर दी है। लेकिन अब न्यूयॉर्क पोस्ट से क्या खबर सामने आई है वो देखिए जरा। न्यूयॉर्क पोस्ट ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के करीबियों के हवाले से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है, जिसमें लिखा है कि ट्रंप पुतिन से तभी मुलाकात करेंगे जब पुतिन उससे पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिल लेंगे। यानी बिना जेलेंस्की के ट्रंप पुतिन से बात नहीं करेंगे। और ट्रंप एक तरह से इस खास मीटिंग को द्विपक्षीय न रखते हुए त्रिपक्षीय रखना चाहते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की इस रिपोर्ट में ट्रंप की इस मंशा के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया है कि ट्रंप ऐसा क्यों चाहते हैं। उन अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप को लगता है कि उन्होंने जब जब पुतिन से फोन पर बात की है, तब तब पुतिन ने उसके बाद कीव पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे में ट्रंप को यह लगने लगा है कि अगर वो पुतिन के साथ बैठक करते हैं, उसके बाद भी पुतिन यूक्रेन पर हमले जारी रखेंगे, तो ये उनके लिए एक बहुत बैड प्रेस होगी, यानी एक बहुत
खराब पब्लिसिटी होगी, इसीलिए वो अब ज़ेलेंस्की को बीच में लाना चाहते हैं। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि कल तक ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन से खुद फोन पर कई बार बात कर चुके हैं। पुतिन को खुश करने के लिए, उन्हें राजी करने के लिए ही ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में अपमानित भी किया था। ट्रंप कई बार ओपन पब्लिक में कह चुके हैं कि वो पुतिन से 1-to-1 मिलने की इच्छा रखते हैं, फिर अचानक से वो इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की की एंट्री भी चाहते हैं, वो भी सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए। खैर, जब ये खबर पब्लिक फोरम पर आ गई तो व्हाइट हाउस में ट्रंप पर इसके ऊपर सवाल पूछा गया और ट्रंप ने फौरन यू टर्न ले लिया। कहने लगे कि पुतिन को मुझसे मिलने से पहले ज़ेलेंस्की से मिलने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि झूठ कौन बोल रहा है, व्हाइट हाउस के अधिकारी या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप। वैसे ट्रंप ने पुतिन के बारे में एक बात और जोर देकर कही, ट्रंप पुतिन के रवैये से बहुत दुखी हैं। उनके दोनों बयान आप इस न्यूज रील में देख सकते हैं। देखिए, एक बात बड़ी साफ है और वो बात यह है कि ट्रंप डेस्परेट है कि युद्ध रुक जाए और फिर उसके बाद एक और झंडा लेके खड़े हो जाएं, नोबेल पीस प्राइज जहां से मिलता है उसके दफ्तर के बाहर, कि अब तो मुझे दे ही दो। पुतिन को नोबेल प्राइज से कोई मतलब नहीं है। पुतिन का एक इंटरेस्ट है, पुतिन का एक एजेंडा है, पुतिन का एक टारगेट है, जो कि हम आपको अभी आगे दिखाने वाले हैं। इसमें ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलता है नहीं मिलता है, पुतिन को इससे मतलब है नहीं। अमेरिका से आए ये दो बयान क्या इशारा दे रहे हैं? क्या ट्रंप पुतिन को धोखा दे सकते हैं? पुतिन अपनी तरफ से तैयार है। उन्होंने तो इशारों में यह भी कह दिया कि ट्रंप से उनकी मुलाकात यूएई में हो सकती है। उधर ज़ेलेंस्की ने जब से सुना है कि ट्रंप पुतिन से मिल सकते हैं, तब से वो हैरान परेशान है। इंटरेस्टिंगली, ज़ेलेंस्की के लिए कहा जा रहा है, कई जगह छपा है वेस्टर्न पब्लिकेशंस में, वो तुरंत यूरोप दौड़ने वाले हैं कि रोको इस मुलाकात को। वैसे से यूक्रेन का युद्ध नहीं, बल्कि यूरोप का युद्ध साबित करने में लगे हुए हैं ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि कैसे भी करके पुतिन की शर्तों पर बातचीत ना हो। उनको इस बात का डर है कि ट्रंप कहीं पुतिन की शर्तें ना मान लें। पुतिन की शर्तें, जो मैंने आपसे टारगेट एजेंडा की बात की, वो एकदम क्लियर है। यूक्रेन ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क, लुहांस्क और खेरसोन पर दावा छोड़े, नेटो से हर हाल में दूर रहे, बल्कि अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, रूस युद्ध को बंद कर देगा। और पुतिन का यह कहना है कि जो जहां है वो वहां रहेगा, यानी लगभग 20% या 20 से 30% यूक्रेन पर रूस का कब्जा रहेगा। हमारे पास जानकारी है कि ट्रंप कुछ बड़ी शर्तों पर राजी भी हो सकते हैं। खबरें तो यह भी हैं कि वो क्रेमलिन को मान्यता दे सकते हैं कि यह रूस का हिस्सा है। ट्रंप की ओर से पुतिन को भरोसा दिया गया है कि यूक्रेन में शांति नहीं, बल्कि दोनों देश सीज़फायर पर सहमत होंगे। यह भी कहा गया है कि जमीनी हकीकत के आधार पर रूस का जो कब्जा है वो बरकरार रहेगा, हालांकि कानूनी मान्यता नहीं होगी। बारिंग क्रीमिया बेशक कानूनी मान्यता नहीं होगी, लेकिन इससे 49 से लेकर 99 साल तक के लिए टाल दिया जाएगा, यानी तब तक रूस का जो है कब्जा रहेगा। रूसी गैस और तेल के आयात को मंजूरी दे दी जाएगी और यह लंबे समय तक के लिए होगा। किसी भी हाल में नेटो का विस्तार नहीं होगा। अमेरिका की तरफ से इसकी गारंटी भी दी जाएगी। लेकिन यहां भी सवाल एक और है। रूस को दिया गया 10 दिनों का ट्रंप का अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। ट्रंप ने रूस को सीज़फायर के लिए पहले 50 दिन की डेडलाइन दी थी, फिर इसे घटाकर 10 दिनों का कर दिया। अभी तक ट्रंप की ओर से ये डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई गई है। तो क्या ट्रंप आज रात इस डेडलाइन को आगे बढ़ा सकते हैं या कोई और पेज भी फंसने वाला है? इन सवालों पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर सीज़फायर हो जाता है तो क्या ट्रंप भारत के ऊपर से जो टैरिफ लगाए गए वो हटाएंगे? क्योंकि उन्होंने जो एक अनाउंसमेंट किया था उसका सेक्शन 4C कहता है कि अगर युद्ध रुक जाएगा तो फिर टैरिफ्स में ढील दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट आपको देना जरूरी हो गया है, वो ये है कि पुतिन ने थोड़ी देर पहले चीन के राष्ट्रपति से भी बातचीत की है, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की है, शी जिनपिंग से बातचीत की है। जिनपिंग से उनकी ये बातचीत ट्रंप से होने वाली मुलाकात पर ही आधारित थी। इस बातचीत में जिनपिंग ने पुतिन से कहा है कि जटिल मुद्दों का कोई सरल समाधान नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। चीन शांति चाहता है और शांति वार्ता को बढ़ावा देता रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप को डर है इस बात का, यह कई जगह रिपोर्ट किया गया है कि चाइना, रशिया और इंडिया ग्लोबल ऑर्डर को बदल रहे हैं। इसीलिए ट्रंप इन तीनों मुल्कों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। खैर,
ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर मनमाने टैरिफ लगाकर सिर्फ ट्रेड वॉर ही नहीं चढ़ाया, बल्कि कोरोना काल के बाद पहली बार दुनिया भर की ऑटो इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने कार बाजार को कितना बड़ा झटका दिया, सोचिए जरा कि अब अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप की बड़ी बड़ी कार कंपनियों को इस घाटे से उबरने और सप्लाई चेन को मेंटेन करने में काफी लंबा वक्त लग सकता है। ट्रंप के टैरिफ से दुनिया की बड़ी कार कंपनियों को कितना नुकसान हुआ है? टोयोटा करीब 26,000 करोड़, फॉक्सवैगन करीब 13,000 करोड़। अब ये दोनों कंपनियां अमेरिकन नहीं है। अब आते हैं अमेरिकन कंपनी पर। जनरल मोटर्स करीब 9,000 करोड़, फोर्ड करीब 8700 करोड़। अब ये दो अमेरिकन कंपनी थी। अब फिर जापानीज, होंडा करीब 7400 करोड़, BMW जिसको कहते हैं करीब 6,000 करोड़ रुपए, मर्सिडीज करीब 3,600 करोड़ रुपए। ट्रंप ने भी इलॉन मस्क की टेस्ला एस प्लेड कार को 43 लाख रुपए में खरीदा था। ये कार अब भी व्हाइट हाउस के लॉन में खड़ी है और ट्रंप के फैसले से टेस्ला को भी 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आप जानते हैं वर्ल्ड की टॉप 3 स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में भारत का भी नाम है, चाइना, भारत और जापान। ट्रंप कहां पंगा ले रहे हैं। खैर, अभी हमने सिर्फ आपको ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बताया, जिसमें अमेरिका की कई बड़ी कार कंपनियां शामिल हैं। अब देखते हैं ट्रंप टैरिफ से या ट्रंप की टैरिफ शाही से अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा है। इसमें से कई आंकड़े तो खुद अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी किए गए। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने खुद दावा किया है कि अमेरिका में टैरिफ से महंगाई 2.4% से बढ़कर 2.6% तक पहुंच गई है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है 2.7% तक पहुंच गई है। येल यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि इस वक्त टैरिफ की वजह से एक आम अमेरिकी को 18.6% टैक्स चुकाना पड़ रहा है, जो कि पिछले 92 वर्षों के इतिहास में सबसे ज्यादा है। ट्रंप ने यूरोपियन वाइन पर 15% टैरिफ लगाया है। इस पर एक्सपर्ट से दावा किया है कि ट्रंप के इस फैसले से सिर्फ अमेरिका में 25,000 लोगों को नौकरियां गंवाना पड़ सकता है, जबकि $2 बिलियन के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। वहीं येल यूनिवर्सिटी ने एक और दावा किया है कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका में कपड़ों के दाम 37% बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर 39% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। इससे अमेरिका में 39% तक घड़ियों के दाम बढ़ सकते हैं। बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए, जबकि पिछले वर्ष ही यानी 2024 में स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को $4 बिलियन की घड़ियों का एक्सपोर्ट किया था। यानी आप महंगाई का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ट्रंप के सिर पर टैरिफ का भूत सवार है। लगता है कि वो अमेरिका को डुबोए बिना चैन से बैठेंगे नहीं। कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी इसको लेकर ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया था तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा पब्लिकली कि देखिए इसने इतना पैसा कमाया, इसने इतना पैसा कमाया। वहां पर बहुत सारे सेनेटर्स हैं जो कहते हैं कि ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग है। ट्रंप का इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। टैरिफ वॉर के बीच ऑपरेशन सिंदूर अचानक फिर ट्रेंड करने लगा है। इस बार भारत पाकिस्तान का संघर्ष इजराइल से चर्चा में आया। जिक्र बेंजामिन नेतन्याहू ने छेड़ा है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारत इजराइल की बॉन्डिंग का संदेश है। नेतन्याहू का यह विस्फोटक संकेत आगे भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाला है। हुआ यह कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दावा किया कि भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस दौरान इजराइल में विकसित कई हथियारों को हमले और हवाई रक्षा के लिए तैनात किया गया था। इसमें हेरॉन और हार्पी ड्रोन के साथ स्काई स्ट्राइकर और बराक 8 मिसाइल भी शामिल है। पाकिस्तान को धुआं करने में इन हथियारों का इस्तेमाल का भी दावा किया गया है। अपने वेपन्स की तारीफ में नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली हथियारों ने अच्छा काम किया। इजरायली हथियारों ने युद्ध के दौरान अपनी क्षमता साबित की है। ये वही हथियार हैं जो भारत ने पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराने और पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे को टारगेट करने में इस्तेमाल किए। हाल के कुछ वर्षों में भारत इजराइल हथियारों के शीर्ष खरीदारों में से एक बनकर सामने आया है। भारत ने पिछले एक दशक में $2.9 बिलियन के सैन्य उपकरण इजराइल से खरीदे हैं। इनमें रेडार, निगरानी, लड़ाकू ड्रोन और मिसाइल प्रणालियां शामिल हैं। हम एक एक करके उन चारों हथियारों की शक्ति देख लेते हैं जिनका दम ऑपरेशन सिंदूर में दिखा है। मेड इन इजराइल हार्पी ड्रोन दुनिया के सबसे घातक ड्रोन में शामिल है। ये 9 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। आसमान में उड़ती मौत के नाम से मशहूर इस ड्रोन की ऑपरेशन रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। हार्पी ड्रोन 23 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। इससे खास तौर से
दुश्मन के रेडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। दिन हो या रात, यह टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह करता है। यह किसी भी मौसम में काम कर सकता है। अगर हेरॉन जासूसी ड्रोन की बात करें तो यह 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 45 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। बिना सीमा पार के 10 किलोमीटर दूर से भी खुफिया जानकारी जुटाने में इसकी ताकत है। इसकी पेलोड क्षमता करीब 470 किलो है। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भारत और इजरायल ने मिलकर बनाया है। दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, गाइडेड हथियार और क्रूज मिसाइल को ट्रैक करके उसे नष्ट करता है। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर तक है। कई खतरों के खिलाफ ये 360 डिग्री की सुरक्षा प्रदान करता है। सभी मौसम में ये डिफेंस सिस्टम कारगर है। नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि भारत के साथ ये बॉन्डिंग नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। जाहिर है ये खबर देखकर इस्लामाबाद के पसीने छूट रहे होंगे। हमने एक्सपर्ट से भी बात की, वो क्या कहते हैं। भारत और इजराइल बहुत सालों से एक कह सकते काइंड ऑफ एक्सीलेंट पार्टनरशिप, और ख़ासकर मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर के दोनों देशों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। हमारा जो इजराइल के साथ जो पार्टनरशिप है उसको लेकर के मुझे लगता है, और आज के संदर्भ में जो पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के रिश्ते चीन के साथ, पाकिस्तान के रिश्ते तुर्की के साथ जो अच्छे हैं, उस संदर्भ में ज़रूर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। हम आपको एक खबर थोड़ी हटकर दिखा देते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर अब जो तस्वीरें देखने वाले हैं, दोनों चर्चित चेहरे हैं। एक तरफ है आतंकी उसामा बिन लादेन, दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, वो दिखाई दे रहे हैं, वो देखिए। और दूसरी ओर है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। दोनों का वैसे तो आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन वाया अमेरिका ये बात पता चली है कि अमेरिका ने लादेन पर भारी भरकम इनाम रखा था और अब मादुरो पर इनाम की घोषणा उससे दोगुनी कर दी है। यही बात वेनेजुएला से लेकर अमेरिका तक लोगों को हैरान कर रही है। सबसे पहले इनाम की बात कर लेते हैं। अलकायदा आतंकी उसामा बिन लादेन पर अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद पहले 1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के इनाम की घोषणा की। बाद में इसे बढ़ाकर करीब 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर दिया था। अब मादुरो पर अमेरिका ने जो इनाम की घोषणा की है वो 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, यानी कि भारतीय रुपए में इनाम की रकम करीब 438 करोड़ रुपए बैठती है। आप सोच रहे होंगे कि लादेन ने तो अमेरिका को दहलाया था, क्या मादुरो ने अमेरिका को 9/11 से भी बड़ा दर्द दिया है? वो दर्द आखिर है क्या जिस पर अमेरिका ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रख दिया है? तो ये बात भी विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर इनाम का ऐलान अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने किया है। उन्होंने घोषणा की है कि जो व्यक्ति मादुरो को गिरफ्तार करवाने में मदद पहुंचाएगा उसे 438 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने इसके साथ ही मादुरो का दोष भी बताया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और मादुरो पर दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में शामिल ट्रेन डी आरुगुआ और सिनालोआ कार्टेल जैसे अपराधी समूह के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप में मादुरो न्याय से नहीं बच पाएंगे। उन्हें उनके घृणित अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में मादुरो पर मैनहट्टन संघीय अदालत में उनके ऊपर केस चला था। उनके कई करीबी सहयोगियों के साथ मादक पदार्थों के आतंकवाद और कोकेन आयात करने की साजिश के आरोप में अभियोग लगाया गया था। खैर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेनेजुएला के ऊपर भी सैंक्शन है ऑयल को लेकर और ईरान के ऊपर भी। उस राजनीतिक एटम बम पर आते हैं जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक दिन पहले फोड़ा था, लेकिन चर्चा आज भी है। वोट चोरी के आरोपों पर दिल्ली के बाद राहुल गांधी का नेक्स्ट डेस्टिनेशन बेंगलुरु था। फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली की। उन्होंने हाथ में संविधान लेकर वोट चोरी के आरोप लगाए। कर्नाटक के चुनाव आयोग ने कल ही उन्हें अपने आरोपों पर हलफनामा देने की चुनौती दी और आज वो बेंगलुरु पहुंच गए। हालांकि कार्यक्रम पहले से तय था। कल भी उनके टारगेट पर बीजेपी और पीएम मोदी थे। आज भी उनका सवाल सरकार से ही था। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी 35,000 वोट या कम के अंतर से जीती। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को पिछले 10 वर्ष की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देनी चाहिए। पूरे देश को चुनाव आयोग से वोटर्स का डेटा मांगना चाहिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से भी 5 सवाल पूछे। उनका पहला सवाल है कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छिपाया जा रहा है,
सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं। क्यों और किसके कहने पर? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों किया गया है? साफ साफ बताएं, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? हालांकि चुनाव आयोग नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को मिसलीडिंग यानी भ्रामक बता रहा है। आयोग का चैलेंज है कि अगर राहुल गांधी अपने दावे को सही मानते हैं तो हलफनामा साइन करके दें, और अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग की चुनौती पर कांग्रेस ने राहुल गांधी का एक 30 सेकंड का वीडियो शेयर किया है। यह दावा किया है कि राहुल के आरोपों के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने शाम को प्रेस नोट जारी करके दावा किया है कि उसकी सभी वेबसाइट सही तरीके से काम कर रही है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग में बीजेपी ने आज भी कांग्रेस को जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी तैयारी करके झूठ बोलते हैं। चुनाव आयोग जवाब दो, संविधान बचाओ। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी जी कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं? बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। पहली बात तो थ्योरी की बुनियाद ही गलत है, क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है। उनके कहे हुए सारे कथन को, उनके सारी बातों को बहुत गंभीरता के साथ में जब उनके दल के लोग भी नहीं लेते तो मुझे लगता है देश को भी लेने की आवश्यकता नहीं। राहुल गांधी ने साक्ष्य देके, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का हवाला देके, सारे वोटों का हवाला देकर जो कहा है, अभी सरकार को अगर जरा भी शर्म हया बाकी है तो इनको चर्चा करानी चाहिए। चुनाव आयोग वही है जिसके आधार पर चुनाव लड़कर के तेलंगाना में उनकी कांग्रेस की सरकार बनी है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी है। तो ये आरोप लगाना कि चुनाव आयोग भाजपा के कहने पर काम कर रहे हैं, तो शायद वो लोकसभा में नहीं होते। चुनाव आयोग भी एफिडेविट दे कि हमारा जो वोटर लिस्ट है सही है, और गलत पाए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा हो, फर्जरी का सरगना घोषित किया जाए। इस सब के बीच में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। तमाम सबूतों और आरोपों के बीच सवाल यह है कि सच्चा क्या है? राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है? इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में TV9 भारतवर्ष की टीम मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में पहुंची। ये वही इलाका है जिसका जिक्र कल राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी ने जोगेश्वरी के शहीद उन्नी कृष्णन गार्डन के बगल में हाउस नंबर 17,206, पार्ट नंबर 197, सीरियल नंबर 877 का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने लिस्ट दिखाते हुए कहा था कि आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक वोटर का नाम सूची में 4 जगह है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने ग्राउंड पर जाकर सच जानने की कोशिश की। हमें क्या पता चला, आप इस रिपोर्ट में देखें। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलुरु में है। 4 बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि श्रीवास्तव फैमिली 4 जगह वोट करती है और इन श्रीवास्तव फैमिली में ऋतिका श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव,
एसपी श्रीवास्तव, ऐसे तमाम नाम भी उन्होंने एक खुलासा करके बताए हैं। आदित्य श्रीवास्तव और ऋतिका श्रीवास्तव को ढूंढते ढूंढते हम जो एड्रेस दिया था राहुल गांधी ने, वहां से 300 मीटर दूर पर पहुंचे हैं। यहाँ पर एक ब्लू मेडोज करके बिल्डिंग है। ब्लू मेडोज बिल्डिंग के अंदर सी विंग में पता चला है कि 1103 नंबर में यहाँ 2021 तक आदित्य श्रीवास्तव और ऋतिका श्रीवास्तव रहते थे। वो बैंगलोर शिफ्ट हो गए हैं और 2019 में लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर उन्होंने वोट भी किया था। इसके बाद 2021 में बैंगलोर शिफ्ट हो गए और वहाँ पर भी बैंगलोर में उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड जो है वो अपडेट किया था, लेकिन महाराष्ट्र का वोटर आईडी कार्ड डिलीट करना वो भूल गए थे। उनका कहना है कि यहाँ पर उन्होंने बैंगलोर में कभी भी 2 जगहों पर एक साथ मतदान नहीं किया, यानी कि महाराष्ट्र में भी वो मतदान करें, लखनऊ में भी वो वोट डालें और कर्नाटक में वोट डालें, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया है। ये भी जानकारी मिली है कि इनके घर में लखनऊ में भी वोटर हैं, कर्नाटक में भी इन्होंने अपनी वोटर लिस्ट अपडेट कराई थी और महाराष्ट्र में भी अपडेट कराई थी। तो ये जानकारी यहाँ पर पुख्ता तौर पर मिली है। अब फिक्र में बात करते हैं एक ऐसे गैंगस्टर की जिसकी अपराध की रेंज में लगातार विस्तार हो रहा है। एक ऐसा गैंगस्टर जो जेल में बैठे बैठे मर्डर करवा देता है, किसी की भी सुपारी ले लेता है, जिसकी दहशत अब माया नगरी मुंबई से कनाडा तक महसूस हो रही है। इस गैंगस्टर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। यह नाम एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर धमकी दी है। इसके लिए लॉरेंस गैंग ने कनाडा में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे को निशाना बनाया, जहां कई राउंड फायरिंग की गई। एक बार फिर से पिछले 45 दिनों में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार फायरिंग हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कुछ लोग एक कार में बैठकर फायरिंग कर रहे हैं। कई राउंड फायरिंग के बाद अपराधी फरार हो गए। फायरिंग की घटना में कैफे के भीतर मौजूद स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके बाद मुंबई तक हलचल तेज हो गई है। फिक्र के फैंस के मन में यह सवाल होगा कि जो लॉरेंस सलमान खान की जान का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आखिर कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग क्यों करेगा? इसका जवाब है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के करीबियों तक यह संदेश पहुंचाना चाहता है कि जो भी सलमान खान से दोस्ती निभाएगा वो बचेगा नहीं। अगर जिंदा रहना है तो सलमान खान से दूर रहो, सलमान खान के साथ काम करना बंद कर दो। बिश्नोई यह धमकी देना चाहता है कि सलमान का साथ देने वालों को मारेंगे, आने वाले वक्त में मुंबई का माहौल खराब कर देंगे। कपिल शर्मा के कैफे पर जब 10 जुलाई को हमला हुआ तो जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली थी। इस बार हुए हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। अमेरिका में बैठे लॉरेंस के खास गुर्गों ने ऑडियो जारी करके सलमान खान और उनके दोस्तों को धमकी दी। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे, और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। सलमान खान के दोस्तों को धमकी देने वाली हरी बॉक्सर उस लॉरेंस बिश्नोई का खास है जो एक एक अपराध के जरिए अपना खौफ फैलाता रहा है। उसका पहला बड़ा सबूत था पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जो उसने कनाडा में बैठे अपने सहयोगी गोल्डी बराड़ की मदद से कराई। उसके बाद लॉरेंस के इशारे पर करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि का मर्डर किया गया। लॉरेंस की सबसे ज्यादा चर्चा सलमान खान को धमकी देने के बाद हुई है। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो सलमान के घर पर भी फायरिंग करवा चुका है। सलमान खान के करीबी और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी लॉरेंस का नाम है। अब कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग कराकर लॉरेंस से बताना चाहता है कि वो अब भी सलमान खान के पीछे पड़ा है। आपको यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 क्यों कहता है। सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप है। बिश्नोई समाज काले हिरण को पवित्र मानता है। लॉरेंस इसे बिश्नोई समाज का अपमान बताता है। इसके लिए लॉरेंस ने सलमान को माफी मांगने के लिए कहा। माफी न मांगने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद सलमान के घर के बाहर फायरिंग करवाई। लॉरेंस ने दिल्ली पुलिस को दिए बयान में स्वीकार किया था कि सलमान को धमकियां देना और हमले की साजिश रचने का मकसद अपनी पहचान बनाना और मीडिया में सुर्खियां बटोरना था।
जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। लॉरेंस गैंग से मिली धमकियों के बाद मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई है। मुंबई में कपिल शर्मा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा के जो कैप्स कैफ़े है उस पर दोबारा फायरिंग हुई है और ये फायरिंग सुबह 4:30 बजे 7 अगस्त को हुई है, जिसके बाद कपिल शर्मा के मुंबई के ऑफिस और दफ्तर पर जो पुलिस की गश्त है वो बढ़ गई है। हमारे कैमरे में हमने पुलिस की वैन को कवर किया, उनसे बात की। उनका कहना है कि हम ये जनरल गश्त लगाते हैं, लेकिन इस बार जो फायरिंग की खबर आई है उसके बाद ये गश्त जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस ने ये नहीं कहा है कि इस मामले में कपिल शर्मा का बयान लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। 2 बार कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे इलाके में जो कैफ़े है कपिल शर्मा का, जो 3 जुलाई को शुरू हुआ था, उसमें पहली फायरिंग 10 जुलाई को हुई थी और दूसरी फायरिंग 7 अगस्त को हुई है। तो यानी कि 1 महीने के भीतर ये 2 जो फायरिंग हुई है, जिसमें पहली फायरिंग में 9 राउंड गोली चलाई गई थी और दूसरी फायरिंग में 6 राउंड गोली चलाई गई है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई और ढिल्लन का नाम सामने आ रहा है। एक पोस्ट में जो है ढिल्लन ने ये कबूला है कि ये जो फायरिंग हुई है वो उनके ही लोगों द्वारा की गई है। उत्तरकाशी में जो फ्लैश फ्लड आया उसके बाद की अब सैटेलाइट इमेजेस आपको झकझोर के रख देंगे। ये देखिए, धराली और हर्षिल में आई आपदा के 3 दिन हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, अभी भी मलबे का ढेर है, 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, ध्यान से आप पहले इसको देखिए, फिर हम आपको डिटेलिंग करेंगे। बारिश की वजह से राहत बचाव में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन इसी तबाही की जो नई सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि धराली में नुकसान जो हुआ है वो अंदाजे से भी ज्यादा, कल्पना से भी परे है। NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो ने एक तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव पिक्चर्स या इमेजेस शेयर की हैं, जिसके जरिए बताया गया है कि इस आपदा ने धराली को किस कदर बर्बाद कर दिया है। वो इमेजेस दिखाई राहुल जरा। एक तस्वीर 13 जून की है 2024 की और दूसरी तस्वीर 7 अगस्त की है। कल सुबह 9:30 पर ली गई। इन दोनों तस्वीरों को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि उत्तरकाशी में धराली में आया सैलाब कितना विनाशकारी था। पहली तस्वीर में देखिए, जरा हम आपको ऊपर तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए आपदा के 1 वर्ष पहले धराली कैसा दिखता था। होटल थे, मकान थे, दुकानें थीं, पूरा का पूरा शहर दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर में सब कुछ मलबे में है, सपाट। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। अब इस इलाके में सब कुछ दिखाई दे रहा था जो हमने आपको पहले इमेज दिखाई थी, लेकिन ये जो इलाका है, ये देखिए, ये इलाका, यहां पर इस इलाके में सब कुछ साफ हो गया है, क्लीन। यहां पर मकान थे, घर थे, होटल्स थे, लेकिन सब कुछ क्लीन हो गया है। धराली में कल की तस्वीर में मलबे का ढेर है। खीर गंगा, अब यहां पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार जरा राहुल आइएगा। यहां पर खीर गंगा जो है, ये भागीरथी है, खीर गंगा नदी। यहां पर यहां पर ये जो इन दोनों के जिस तरीके से मिल रहे हैं, ये पूरा एरिया क्लीन कर दिया गया है, वॉश आउट कर दिया गया है, साफ दिखाई देता है। 20 हेक्टेयर का इलाका है जिसमें सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। पूरी इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, बचे कुचे मकान के ऊपर मलबा जमा हो गया है। फिलहाल ये तस्वीरें राहत और बचाव कार्य में मदद कर सकती हैं। आपदा के बाद फंसे लोगों तक पहुंचने और मुख्य रास्ते से कटी हुई सड़कों को जोड़ने में ये डेटा काम आ सकता है। उत्तरकाशी के धराली में क्लाउड बस्ट होने के बाद ऑपरेशन जिंदगी चलाई जा रही है, जिससे कि धराली और हर्सिल में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन यहां पर एक और मिशन शुरू हुआ है, मिशन रोड बनाने का, मिशन बहे हुए पुलों को बनाने का। गंगवानी में इस वक्त मौजूद है और ये वो पुल है जो यहां पर तेज बहाव के कारण बह गया था और यहां से हर्सिल का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया था। और यही वजह है कि जो सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब यह महा मिशन शुरू हो चुका है।
परेशान मत होइए है, आप आ गए यहाँ पर है ना, सब सुरक्षित है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। एनडीआरएफ की हमारी 4 टीमें वहाँ पे लगी हैं, जिसमें लगभग 110-12 लोग हैं, जिसमें हर तरह के जो टेक्निकल स्टाफ्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, सर्च स्टाफ हैं और हमारे जो डॉग्स हैं स्पेशलिस्ट, वो सभी वहाँ पर तैनात हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहां पर सड़क बनाई जा रही है वहां पर गाड़ियों के जाने से, ट्रकों के जाने से जो रास्ता है वो फिर टूट जा रहा है और उसको एक बार फिर मरम्मत करके बनाने का काम किया जा रहा है। तो यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन काफी ज्यादा मुश्किलों भरा हो रहा है। सड़कें कई जगह जो टूटी हुई हैं उनके लिए सरकार ने आदेश दिया कि जो भी लैंडस्लाइड प्रोन जोन है वहां पर मशीनें तैयार खड़ी हो। यही वजह है कि भटवाड़ी में जैसे ही ये सड़क एक बार फिर बैठ गई, यहां पर गाड़ी फंस गई, तो तुरंत ही यहां पर जो जेसीबी मशीनें थी वो पहुंच गई हैं और वो एक बार फिर जो सड़क को बनाने का काम कर रही हैं। विक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुनावी राज्य बिहार में बीजेपी के बड़े पॉलिटिकल दांव की। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आज गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे और जानकी मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। देश भर से कई साधु संत पहले ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए थे। वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धा भक्ति के माहौल में 67 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस मंदिर के निर्माण के लिए काफी वक्त लगेगा। जानकी मंदिर परिसर में परिक्रमा पथ, यज्ञ मंडप, संग्रहालय, सभागार, कैफेटेरिया, बच्चों के खेलने के क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लव कुश वाटिका, पार्किंग और अन्य सुविधाएं होंगी। पुनौरा धाम को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से रेल और सड़क मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। पुनौरा से अयोध्या धाम की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। जानकी मंदिर का शिलान्यास सिर्फ सीतामढ़ी नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल पर पकड़ मजबूत बनाए रखने की स्ट्रैटेजी माना जा रहा है। माता सीता की जन्मस्थली मिथिलांचल को बिहार की सियासत की धुरी माना जाता है। जैसे दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है, उसी तरह बिहार के सिंहासन का फैसला मिथिलांचल से होता है। एक समय यह इलाका आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब जेडीयू बीजेपी का मजबूत किला है। राज्य की कुल 243 सीटों में मिथिलांचल में विधानसभा की करीब 90 सीटें हैं, जिनमें ज्यादातर एनडीए के खाते हैं। जाहिर है मिथिलांचल में जानकी मंदिर का भूमि पूजन करके बीजेपी न केवल अपना किला बचाने की तैयारी में है, बल्कि इस किले में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना भी मकसद होगा। हालांकि ऐसे दांव सियासी निशाने पर लग जाएं ये जरूरी नहीं है। राजनीति में किसी भी पल तीव्र मोड़ आ सकता है। माता सीता का भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे और अमित शाह के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या फिर उप मुख्यमंत्री और पूरी बिहार सरकार यहां पर मौजूद थी। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से 2028 में यह भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। जानकी मैया के, जानकी मैया के, जानकी मैया के। पुनौरा धाम मंदिर और उसके पूरे परिसर का सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास करने का जो काम किया है, इससे न केवल मिथिलांचल, बिहार और पूरे देश के भक्तजनों के लिए आनंद की बात। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने मां जानकी मंदिर परिक्षेत्र के समग्र विकास का नई योजना बनाई है और इसकी लागत 883 करोड़ रुपए है। कि भारत की पहचान सनातन से है, सनातन की पहचान भारत से है, इसलिए आज एक ऐतिहासिक क्षण। जो डिजाइन वगैरह इसका बना है, मेरे ख्याल से हिस्टोरिक बहुत बड़ा एक भव्य मंदिर यहाँ बने। अब चुनाव से ठीक पहले सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का भूमि पूजन क्यों किया, क्या इसका पौराणिक महत्व क्या है, ये समझ लेते हैं। माता सीता के जन्मस्थल को लेकर दो मुख्य मान्यताएं हैं, एक जनकपुर और दूसरा सीतामढ़ी। दोनों स्थान महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं। मान्यता है कि सीता का जन्म राजा जनक के यज्ञ क्षेत्र में हल चलाते समय हुआ था।
राजा जनक को अकाल से पीड़ित प्रजा को बचाने के लिए हल चलाने का आदेश मिला था। हल के नुकीले भाग को सीत कहा जाता है, जो जमीन में अटक गया था। हल निकालने के प्रयास में उस जगह की खुदाई की गई। खुदाई में धरती के नीचे एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने कन्या को सीता का नाम दिया। मान्यता है कि कलश से प्रकट होने के बाद देवी सीता को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम लाया गया था। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक।